हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बाकी सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ा था। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम आपकी कि एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो क्या है। ठीक है, एग्रो बेस्ड की जो इंडस्ट्री है वो क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपकी आती है कॉटन जूट, कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, silk industries, woolen, textiles, sugar and edible oil, etc. These are industries based on agricultural raw material. ठीक है, तो एग्रो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, जो किस पे बेस्ड होती है, आपकी एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल से बेस्ड होती हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स नो अबाउट them each of one by one, right? First, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपकी आती है सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री आती है आपकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो इट इज ओनली द इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रेलिवेंट। सेल्फ रेलिवेंट का मतलब होता है जो अपने ही आप में क्या होता है, आत्मस्वायत्त होती है। ठीक है, अपने आप में ही एक निर्भर होती है और जो बहुत ही पोटेंशियल तरीके से क्या करती है, एक चेन बनाती है। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये क्या है, आपका बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, self relevant and complete in the value chain, for example from raw material to the highest value added products। क्या करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है और उस रॉ मटेरियल से क्या करती है, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपको बना करके देती है। ठीक है, अब सपोज दैट ये आपको दिखाई दे रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मींस क्या होता है, टाइल्स होती है या कोई टेक्स होता है, हाँ नहीं, टेक्सटाइल का मतलब होता है कि जो आपके ये धागे होते हैं ना, ठीक है, आप जो कपड़े पहन रहे हैं ये क्या है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये क्या करती है, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है जिनसे आप क्या करते हैं, अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राइट, जैसे आपका कॉटन आ गया, लिनन आ गया, राइट, तो दीज आर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, किस में प्रोडक्ट करती है, ये अपना कंट्रीब्यूशन अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी करती है। फिर क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वर्किंग करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। आपको इससे क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि जो आपके फॉरेनर्स होते हैं वो इंडिया में आते हैं और यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्या लेकर जाते हैं, आपका कॉटन के कपड़े, पूरा इतना गट्ठर गट्ठर भर के, जो कई आपने देखी होंगी, रशियंस हैं और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, वो सारे आते हैं हमारे इंडिया में, हमसे क्या करते हैं, कॉटन, कॉटन का कपड़ा यहाँ से लेकर जाते हैं और वहां जाकर के अपने वैल्यूज को अपने गुड इन प्राइस में बेचते हैं। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फॉरेन एक्सचेंज में भी और हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी, क्योंकि ये क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको हम क्या पढ़ेंगे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहली जो इंडस्ट्री आती है वो आती है आपकी कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, आप देख सकते होंगे कॉटन, कॉटन सभी जानते हैं, सभी के घर में है। ठीक है, रुई सभी यूज करते हैं। सो दिस इंडस्ट्रीज हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर। ठीक है, कॉटन कहाँ से बनती है, कॉटन की खेती की जाती है ना, एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स। ठीक है, क्या कराती है ये, फार्मर्स को लिविंग प्रोवाइड कराती है, जिनसे क्या होता है,
कॉटन बॉल बनाने वाले प्लकर्स हो गए, वर्कर इंगेज इन गिनिंग, गाइनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग। ठीक है, तो इतने सारा जो ये एम्प्लॉयमेंट है ये कौन दे रहा है आपका? सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री दे रही है। कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो फार्मर्स को तो प्रोवाइड कराती है लिविंग्स, लेकिन उसके साथ साथ इतना ज्यादा जो प्लकर होते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग करना, स्पाइनिंग करना, उसको वीविंग करना, ठीक है, फिर उसकी डाई करना। ठीक, आपने कपड़ा तैयार किया है तो उस पर डाई करोगे ना अलग अलग कलर्स का, राइट? तो उस तरह का, फिर उस पर डिजाइन बनाना अलग अलग तरीके से, फिर उसकी पैकेजिंग करना। अब मान लो कि भाई किसान है, ठीक है, फार्मर है, उसने क्या किया, कॉटन तो उगा दिया, कॉटन उगा करके ऐसे थोड़ी कुछ बन जाएगा, राइट? तो क्या करते हैं, अच्छा जो कॉटन होता है उसको एक तरफ रखते हैं, जो खराब कॉटन होता है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। कई कॉटन के गद्दे बनते हैं, आपने देखा होगा ना, ठीक है। तो मैट्रेसेस बन रहे हैं कॉटन के क्लोथ्स बन रहे हैं अलग अलग तरह के। तो उसमें क्या हो रहा है, अब उसमें कलर करना है, ठीक है, तो उसमें डाई हो रही है, ठीक, अलग अलग टाइप्स के उसमें डिजाइनिंग बनाए जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मार्केट में इंडस्ट्री में कॉटन की जो आपकी कंपनी है उसने आपको कपड़ा तो तैयार करके दे दिया, ठीक है, कपड़ा तैयार करके दे दिया, तो वो ऐसे तो बिकेगा नहीं ना कि हाँ ठीक है वहां से तैयार होकर आया और वो ऐसे ही बिकने लग गया। उसकी अच्छे से पैकेजिंग वगैरह तो करके ही देंगे ना, तभी तो आप लोगे। ऐसा तो है नहीं कि उसने वहां से बनाया और सीधा ला करके दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। सो ये सारी की सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिला? आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ठीक है। इट सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री से काफी सारे जो है अदर इंडस्ट्रीज को भी क्या हुआ है, सपोर्ट हुआ है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज को। अब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल तो डलता ही होगा ना इंडस्ट्री में। आप कोई कपड़ा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत केमिकल तो आप यूज करेंगे ही। डाई है, डाई आप करने के लिए, ठीक है, अलग अलग कलर्स हैं तो कपड़े को डाई तो करोगे ही। फिर उसका पैकेजिंग करना अच्छे से, उसके बाद वो पैक होके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वेंडर्स को जाते हैं, राइट? मॉल्स में बिक रहे हैं, शॉपकीपर्स को बिक रहे हैं। तो ये पैकेजिंग की मटेरियल के लिए भी क्या हो गया, आपने यहाँ पे इनको अलग से एम्प्लॉयमेंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद इनके इंजीनियरिंग के वर्कर्स जितने भी हो गए, आपकी मशीनें अगर लगी हुई हैं कॉटन बनाने वाली, मील्स है वहां पे, ठीक है। आप ये सोचो कि आप कॉटन का कपड़ा लेकर आते हो, ठीक है, अब कॉटन के पर्दे भी हैं, चादरें भी हैं, कुशन्स भी हैं, आपके क्लोथ्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग वर्कर्स अलग अलग काम करते हैं, तो इससे क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। सो इंडिया के जो सबसे पहली फर्स्ट आपकी कॉटन मिल हुई थी, वो हुई थी एस्टेब्लिश कहाँ पे, मुंबई में। कहा, कब हुई थी? 1854 में। तो दिस इज द वन मार्क क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है, चाहे वो आपका स्कूल लेवल हो या पीसीएस लेवल हो या आईएएस लेवल हो, ठीक है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में ये मेंशन करके बताएंगे कि ये मिल किसने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है, उस कंपनी के ऑनर का नाम बताएंगे, राइट? नेक्स्ट हमारी आती है, अब इससे क्या होता है, लोकलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा हमारी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहां पर है, गुजरात और महाराष्ट्र में है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा कॉटन प्रोवाइड कराया जा रहा है और वहां पे क्या, लेबर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी को, हमने जब पढ़ा था, किसी भी इंडस्ट्री को कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वहां पे सारी की सारी सिचुएशंस कैसी होनी चाहिए, उसके अंडर में होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए, जिससे सारी की सारी अवेलेबिलिटीज क्या हो, उसे रॉ कॉटन वहां मिल रहा है, मार्केट वहां अच्छी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन उसका बच रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसकी चीजें क्या, पोर्ट से चली जा रही है, तो उससे क्या, उसका ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है, क्योंकि सबसे सस्ता साधन क्या है ट्रांसपोर्ट का, आपका पोर्ट। आप जहाजों से, पानी के जहाजों से, बंदरगाहों से क्या माल कितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, वो सबसे क्या है, चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ प्राइस आपका पड़ता है, ठीक है। फिर आपको वहां पे लेबर भी मिल रही है और फिर क्या मिल रहा है आपको, मोस्ट क्लाइमेट भी मिल रहा है। तो हमारे कॉटन की इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट क्लाइमेट चाहिए वो कहाँ पर है आपका, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। इसी वजह से ज्यादा जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर है आपकी, गुजरात और महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन कोई भी इंडस्ट्रीज हो,
whatever XYZ, कोई भी इंडस्ट्रीज हो उसको एस्टेब्लिश करने में कुछ चैलेंजेस तो आते हैं ना, सारी चीजें तो आपके फेवर में नहीं होती हैं। तो आपको इंडस्ट्रीज को जब आप क्या करते हो, एस्टेब्लिश करते हो, वहां पे उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, तो आपको वहां पे कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका क्या होता है, इरेटिक पावर सप्लाई। अब इतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री है, राइट, अब उसको चलाने के लिए आपको पावर तो चाहिए होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि दिया जला करके आप वहां काम कर लेंगे, ठीक है, तो वहां पे 24 घंटे आपको लाइट चाहिए, ठीक है। 4 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, बहुत बड़ा, 400 एकड़ में आपका पूरा वर्ग गज में अगर बना हुआ है, तो उतने में आपको मतलब मशीनों का पहले पावर, फिर जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट काम कर रही है उनके लिए सारी सूटेबल हो सारी चीजें, तो इन चीजों के लिए क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहां पावर सप्लाई सही है, और पावर सप्लाई सही है तो वो इक्वल रेट में है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कंपनी तो वहां लगा दी, मैं ज्यादा से ज्यादा जितना मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो मैं पावर सप्लाई का बिल ही भरने में चला जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें भी आपको वहां पे देखनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरीज, कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी मशीनों को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से रिन्यूज कराने पड़ेंगे। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये कितनी ज्यादा, जैसे सपोज करो कि मार्केट में पहले क्या था, पहले आती है बहुत हैवी बल्कि मशीनें आती हैं, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत स्लो उसमें काम मिलता है आपको, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें अपग्रेड हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, कम टाइम पीरियड में कम पावर सप्लाई में ज्यादा से ज्यादा काम करने लग जाती हैं। सो इस तरह की जो अपग्रेडिंग सिस्टम है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब स्पेस भी कम खींचती है। तो ऐसी मशीनरीज को भी आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। फिर लो आउटपुट ऑफ लेबर, अब आपने लेबर तो रख लिया, लेकिन आप जो है उनसे काम ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेबर आपको उतना काम ही नहीं करके दे रही है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है आपको। फिर उससे ज्यादा आपका सबसे टफ आता है स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, ठीक है। आपने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगा ली कॉटन की, अब कॉटन हर कोई तो नहीं पहनता ना, ठीक है, और काफी कॉस्टली भी रहता है कई बार। तो वहां पे क्या होता है कि कई बार आपके क्या है कि इसमें जो सिंथेटिक फाइबर है, कई बार उसको लोग यूज करने में ज्यादा फेवरेबल होते हैं कि ये क्या है, अच्छा चलेगा, काफी अच्छा दिखता भी है, ठीक है। अब आपने मान लो कॉटन का थैला ले लिया, आप लेकर चले गए, अब वो क्या हुआ, फट गया रास्ते में, या धुलते धुलते वो उसमें गीला हो गया, कुछ हो गया, तो कुछ सिंथेटिक फाइबर के जो क्लोथ्स होते हैं वो काफी क्या होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, उसमें काफी सारी चीजें उसमें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं किसमें, हर इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्रीज में इस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जूट टेक्सटाइल, ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज आती है, और ये क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। सबसे ज्यादा इंडिया क्या करता है, जूट के क्या करता है, रॉस प्रोड्यूस करता है, और उसकी क्या बनी हुई चीजें, उससे बनी हुई चीजों को, गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी जो मिल्स है जूट इंडस्ट्रीज की, ये कहां पर है आपकी लोकेटेड, ये आपकी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। वहां पे यहाँ ये सबसे ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेनली अलोंग विद द बैंक ऑफ हुगली रिवर। किस लिए, आपकी हुगली रिवर जो है बंगाल की, उसके किनारे, ठीक है, उसके किनारे, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है, आपको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो अब पानी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और मोस्ट फेवरेबल आपको एटमॉस्फेयर भी चाहिए, और बहुत ज्यादा लेबर भी चाहिए। तो इस वजह से जो बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, वो काफी क्या है, फेवरेबल होता है, किस लिए, आपकी जूट की टेक्सटाइल के लिए। इसके बाद आपकी जो फर्स्ट जूट मिल थी वो कहाँ लगाई गई थी, आपकी कोलकाता में 1859 में, वो भी कहां पर, कोलकाता में रिशरा में। कहाँ लगाई गई थी, आपकी रिशरा में लगाई गई थी, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट जूट मिल जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, आपकी कोलकाता में इन 1859 एट द रिशरा। ओके, सो नेक्स्ट अब देखो चैलेंजेस। अब इसने भी क्या किया, इंडस्ट्री तो लगा दी, लेकिन इसको भी क्या करना पड़ गया कि कुछ चैलेंजेस क्या हो गए, इसको भी फेस करने पड़ गए, जैसे कि क्या, स्टिफ कॉम्पिटिशन बाय द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, वही सेम एज इट इज, ठीक है, कि जूट जो है फर्स्टली तो बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है, और हर कोई उसको नहीं ले सकता, ठीक।
तो अब क्या है कि आपने जूट के थैलों तो ले लिया, आप लेकर के चले गए मार्केट, लेकिन समटाइम्स क्या हो गया कि बारिश हो गई। अब बारिश हो गई तो आपका क्या हो गया, सारा सामान गीला हो गया। तो उससे क्या होता है कि ये सब्स्टिट्यूट है, इसके सब्स्टिट्यूट में क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक क्या है भाई, दिखने में भी बहुत अच्छा है, सस्ता भी है। और क्या होगा, अब मान लो आपका 20 रुपए का जूट का बैग आ रहा है और 20 रुपए में आपके सिंथेटिक के कपड़े आ रहे हैं, पॉलिथीन आ रही है, तो लोग 20 रुपए वाला लेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो वही चीज है कि यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन हो गया फर्स्टली। सेकेंडली क्या हो गया कि कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी जो है ये जूट जो है बहुत ज्यादा फेमस है, हम ही करते हैं। बाकी के लोग भी क्या करते हैं, आपके बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, ये लोग भी क्या करते हैं, जूट का प्रोडक्शन करने लग गए हैं। ठीक है, सिंथेटिक्स बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो उससे क्या हो गया है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जूट क्या हो गया, दब गया। जूट की इतनी ज्यादा डिमांड ही नहीं हुई। ठीक है, तो और फर्स्टली क्या हो गया, हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट, एक किसान 100 रुपए का बैग नहीं खरीदेगा, वो कहेगा मैं 20 रुपए की थैली से ही खुश हूँ। राइट, तो जो भी मिडिल क्लास पीपल्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं, वो क्या करते थे कि भाई इतना ज्यादा हाई डिमांडिंग हम नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, लो कॉस्ट में ही हैप्पी है। ठीक है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल जूट पॉलिसी क्या कर दी, ऑर्गेनाइज कर दी। क्या कर दिया उन्होंने, नेशनल जूट पॉलिसी को बना दिया। अब उससे क्या हुआ कि इट हैड इंक्रीज्ड इंटरनल डिमांड फॉर जूट। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया कि इससे क्या होगा कि इससे उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे, गवर्नमेंट हैड मेड इट मैंडेटरी टू यूज जूट फॉर पैकेजिंग। अब उन्होंने क्या कर दिया कि हाँ, जो भी पॉलिथीन्स है प्लास्टिक की, उसका यूसेज उन्होंने पहले से ही बंद करा दिया कि ये जो है बंद है, वरना आपको क्या करना पड़ जाएगा, आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया हर जगह पे कि आप जो भी पैकेजिंग करेंगे जूट से करेंगे, जूट की पैकेजिंग से करेंगे, अदरवाइज किसी से भी नहीं करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर कर दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा, है ना, आपको मानना ही पड़ेगा। तो उसी उसी तरह से क्या हो गया कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, तो फिर भाई बिकना शुरू ही हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जूट का यूज कर सके। उसके बाद इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, वॉज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड एंश्योर गुड प्राइसेस फॉर द जूट फार्मर्स। मतलब वो ये चाहते थे कि हाँ, हम इसका ज्यादा से ज्यादा जो इसकी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके, और जितना भी ये जूट का कल्टीवेशन हो रहा है फार्मर्स को, उसका हम ज्यादा से ज्यादा क्या दे सके, फायदा दे सके। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, नेशनल जूट पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कोई भी रूल बना देगी तो आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना, अब चाहे आप हंस के करो चाहे रोक के करो, है ना। तो ये था। दूसरी आपकी इंडस्ट्री आती है एग्रो बेस्ड में, शुगर इंडस्ट्रीज। क्या आती है आपकी, शुगर इंडस्ट्रीज। ठीक है, शुगर किससे बनता है, शुगर किससे बनता है, मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बनाया था, शुगर किससे बनता है, आपके शुगर केन से बनता है। ठीक है, बट शुगर केन क्या है, एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सीजनल पे क्या है, डिपेंड करती है। इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया स्टैंड्स सेकंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ठीक है, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। ठीक है, अब इंडिया क्या है, सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या करता है वो, गुड़ और खंडसारी का। अब आपको मुझे कमेंट में ये मेंशन करके बताना है कि अगर हम इंडिया सेकंड नंबर पे वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का, तो पहला शुगर का प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, जो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। अब ये क्या है भाई, सीजनल है नेचर पे, हमें क्या है, नेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है शुगर इंडस्ट्री के लिए, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अब सबसे ज्यादा इसका देखो क्या होता है, बल्कि रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, अब आप शुगर किससे बना रहे हो, शुगर केन से बना रहे हो। अब गन्ने तो इतने बड़े बड़े होते हैं ना। ठीक है, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होता है, इन हॉलेज इट्स सक्रोज कंटेन रिड्यूस। तो अब उससे क्या होता है कि मान लो आप बिहार में हो, ठीक है, आपने वहां पे गन्ना लिया, वहां से आपने गन्ने लिए, शुगर केन लिए बल्कि उसमें, अब वहां से आप उसको यूपी लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो बिहार से यूपी में जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर का जो सक्रोज हो रहा है ना, जिससे क्या बनाते हैं आपका, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो स्वीटनेस होती है वो कम हो जाती है।
ठीक है, तो जितनी स्वीटनेस आनी चाहिए वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसी वजह से जितनी भी ये शुगर की इंडस्ट्रीज होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, these industries should be situated near sugarcane producing area। जहां पे इसकी खेती की जाती है वहीं पे क्या हो जाती है, इसकी इंडस्ट्रीज वहीं पे सिचुएटेड हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि 60% जो मील्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड है, आपकी यूपी एंड बिहार में। जहां पे आप शुगर ले रहे हैं, शुगर केन मिल रहा है, ये वहीं पे सिचुएटेड हो जाती है कि वहीं से उठाओ वहीं पे करो। पहली चीज तो ट्रांसपोर्ट बचता है, दूसरी चीज टाइम बचता है, और इतना बल्कि रॉ मटेरियल उठा के इधर से उधर ले जाने में भी टाइमिंग भी कम बचेगा। और सबसे पहले जो उसका सफ्रोज जो रिड्यूस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा, उससे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे, चीनी को बना पाओगे, शुगर को प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद सीजनल इन नेचर आइडली सिचुएटेड टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये क्या है कि सीजनल भाई नेचर है, अब गन्ना पूरे साल तो होता नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं, सीजनल पे, सीजन पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, तो ये क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि फिर ये कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्री है वो नेचर पे ही क्या हो गई है, डिपेंड हो गई है। वो इसलिए कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेल्स इन साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, इसी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज है वो कहां पर, साउथर्न और वेस्ट स्टेट में क्या हो गई है, स्टेब्लिश हो गई है, जिसकी वजह से इनको क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल क्या मिलते हैं, वहां पे क्लाइमेट मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट में रहेंगे तो वहां पे क्या है, ये किससे लगे हुए हैं, ये आपके कोस्टल एरिया से लगे हुए हैं, तो उससे इनको क्या मिलती है, अच्छी खासा प्रोडक्शन इनको वहां पे मिल जाता है, तो ये नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है कि चैलेंजेस देखते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज की क्या चैलेंजेस थे। पहली चीज तो ये है कि ये सीजनल इंडस्ट्रीज है, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, राइट, ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब आप एक बात बताओ, अब गन्ना है, ठीक है, अब आप शुगर को फिर उसी मशीन में डालोगे, मशीन में डालने के बाद उसमें से रस निकलेगा, उसके बाद फिर उसको आप पकाओगे, बनाओगे, फिर उसमें से चीनी बनाओगे, गुड़ बनाओगे, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, सो फिर क्या होता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन डिले कर देते हैं तो उससे आपका क्या, सक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। अब सक्रोज कम हो गया तो चीनी की जो स्वीटनेस है वो कम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल डिले नहीं करना है, जैसे ही कटे वैसे ही ले जाओ इसको। ठीक है, तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर मैक्सिमाइज यूज ऑफ बेगास। ठीक है, अब बेगास क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप अभी भी यहाँ पे देखते होंगे, अब तो गन्ने का सीजन शुरू हो गया ना, राइट, शुगर केन का। तो क्या होता है कि जब आप उसका रस निकाल लेते हैं, उसमें से जूस निकाल दिया आपने, तो उसके बाद जो उसका पीछे से जो भी प्रोडक्ट बचता है, पूरा उसका जो कूड़ा बचता है ना, डंडी डंडी सी पूरी वो बचती है, तो वो क्या की जाती है, वो फेंक दी जाती है। जबकि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको उठा के सुखा करके उसकी खाद वाद बना करके उसको क्या कर सकते हैं, अपने उसमें डाल सकते हैं ना, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं उसको एज अ, ठीक है, एज अ खाद के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो वो हम यूज नहीं करते हैं, वो क्या होती है, तो कूड़े में फेंके जाते हैं, फिर गाय वगैरह खा लेती हैं, तो उसका क्या हो रहा है, हम मैक्सिमाइज यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक इसका क्या है, रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इंडस्ट्री हमने क्या पढ़ी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ी है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जिसमें टेक्सटाइल में आपकी दो आती थी, क्या, कॉटन एंड जूट। उसके बाद हमने शुगर इंडस्ट्रीज पढ़ी, तो वो क्या थी आपकी, जो डिपेंडेंट थी पूरी रॉ मटेरियल पे। ठीक है, जो किस पे डिपेंडेंट थी, आपकी पूरी रॉ मटेरियल्स पे। अब आपकी आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो क्या होती है, डायरेक्टली आपके लिए किसी रॉ मटेरियल पे बेस्ड नहीं रहती है, ये आपसे सामान लेती है और ये कहाँ जाती है, सीधा डायरेक्टली कस्टमर के पास। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो क्या होता है, मिनरल्स मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके, उसके रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके क्या बनाई जाती हैं, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम सम इंडस्ट्रीज दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरीज, कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, आयरन है, आयरन क्या है, रॉ मटेरियल है, और ये क्या है, आपका मिनरल है, राइट, मेटल हो गया ये। अब आयरन ने क्या बनाया, ऑटोमोबाइल बना दिए, कैसे, कार बना दी। तो एक
रॉ मटेरियल से आपकी क्या बन गई, दो इंडस्ट्रीज बन गई, ठीक है, दो इंडस्ट्रीज बन गई, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट। स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इज द बेसिक इंडस्ट्री एज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, राइट, जिसमें आपके हेवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरीज। अब ये क्या करती है, आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्रीज है, राइट। अब आपको कोई भी चीज बनाना है, आपको सपोज कार बनानी है, वॉशिंग मशीन बनानी है, फ्रिज बनाना है, कुछ भी खरीदना है, आयरन ले लो आप, आयरन ले लो, प्रेस करने वाला, जो कपड़े प्रेस करने वाला होता है वो ले लो, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, कुछ भी ले लो, सब किस पे है, आपके आयरन स्टील पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है हमारी, जो आपकी हैवी से लेकर के, मीडियम से लेकर के, लाइट से लेकर के सारी जितनी भी मशीनरीज हैं इस पे डिपेंड है, राइट। इट इज कंसिडर्ड एज अ हैवी इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है ये क्या है, ये हैवी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके अंदर क्या आता है, ये हैवी इंडस्ट्री है, सबसे पहली बात तो आयरन और स्टील, ठीक है। तो इसके अंदर सारा का सारा रॉ मटेरियल्स आता है, सारे के सारे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, इनसे जितने भी हैवी और बल्की ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है वो सारा किसमें आता है, आपका आयरन एंड स्टील कंपनी में आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप अगर आयरन उठा करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप उससे कार बना रहे हैं, ठीक है, आपने देखा अभी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उसको क्या चाहिए कार बनाने के लिए, ये बाइक है, हाँ, उसको क्या चाहिए, आयरन और स्टील चाहिए, उसी से तो वो बनाएगी ना आपकी मोटर कार। तो कैसे बनती है, इसी से बनती है। तो ये क्या होते हैं, बहुत हेवी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होता है इसके लिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब इसके लिए भी, इस इंडस्ट्री के भी कुछ चैलेंजेस हैं। अब आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई है आयरन और स्टील की, तो इसके लिए क्या होता है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, कोल। अब आपने इंडस्ट्रीज लगाई, आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है। अब इसके अंदर काम होने के लिए क्या हो रहा है, कोल जल रहा है, नीचे कोल जल रहा है, कोल की भट्टियां लगी हुई है, तब जाके क्या हो रही है, पूरी इसमें मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें स्मेल्टिंग की जा रही है अलग अलग चीजों की। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लग रहा है, कोल लग रहा है, जो कि क्या है, लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। लेकिन अगर आपको काम करना है तो वो जितना मर्जी कॉस्टली हो, चाहिए तो चाहिए, राइट। उसके बाद आपकी आती है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब इस काम में क्या है, लेबर कम है, लेबर कम है, उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, उसको वो करना है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब क्या है कि एनर्जी की इरेगुलर सप्लाई भी हो रही है, ठीक है, आपको पूरी पावर नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपका आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे भी क्या होता है, प्रॉब्लम ही आती है। अब आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, जहां पे आपने ये इंडस्ट्रीज को एस्टेबलाइज किया हुआ है, तो उससे क्या होता है, फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा तो काम करने वाले लोग वहां पे नहीं आएंगे, काम करने वाले लोग वहां पे नहीं आएंगे, और ये मशीनें वहां पे अच्छे से क्या होंगी, एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगी, राइट। तो दीज आर द चैलेंजेस टू फेस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आपकी आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब आपको मुझे कमेंट में ये मेंशन करके बताना है कि सेकंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कौन सी है, ठीक है, किसकी है। इंडिया की तो सेकंड हो गई ना, फर्स्ट किसकी है आपको ये बताना है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। अब क्या होता है इसका मैन्युफैक्चर, एयरक्राफ्ट बनाने में होता है, बर्तन आपके इसी से बनते हैं, वायर्स आपकी इसी से बनती है, राइट। सो बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में, बॉक्साइट का। बॉक्साइट से क्या बनता है आपका, एल्यूमिनियम बन के तैयार होता है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हैज गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, ठीक है। किसका सब्स्टिट्यूट है ये, स्टील का सब्स्टिट्यूट है। कॉपर, जिंक एंड लीड इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। आपकी एक एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से क्या बन जाता है, स्टील बनता है, कॉपर बनता है, जिंक बनता है, लेड बनता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की जो इंडस्ट्रीज है वो किस पे है, आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पर डिपेंड करती है, राइट। उसके बाद आपको
इसके अंदर काफी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आप ये देखो, लाइट इन अ वेट, ठीक है, रेसिस्टेंट टू कोरोजन में आता है, एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बहुत ही मेलिएबल है, बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट्स मिक्स्ड विद अदर मेटल, ठीक है। वैसे तो एल्यूमिनियम क्या है, हार्ड नहीं होता है, राइट, लेकिन अगर इसको हम दूसरे मेटल के साथ क्या करते हैं, मिक्सअप करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हार्ड फॉर्म में आ जाता है, एक अलग से हार्ड मेटल बन जाता है, राइट। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के स्टेप है। स्टेप 1 में क्या होता है, ऐड बाथ एंड एल्यूमिना, इसमें डाला, ठीक है, एल्यूमिना डाला, उसके बाद इसको दूसरे में क्या हो गया, एनॉइड कर रहा है ये, उसको दबा रहा है अच्छे से, फिर तीसरे में उसके में क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रोसिलेसिस यूज किए जा रहे हैं उसके अंदर, और फिर इसकी टैपिंग की जा रही है 4 में, और फिर उसके बाद स्टेप 5 में क्या आ गई, इसकी प्राइमरी कास्टिंग आ गई। मींस आपको जो भी इस एल्यूमिनियम से बनाने हैं एल्यूमिनियम की चीजें, वो बनके क्या हो गई आपकी, रेडी हो जाती है। तो दीज आर द 5 प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, राइट। अब इसके बाद आपका आता है कि मेजर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन कंट्री। हमारी कंट्री में मेजर कितने प्लांट्स हैं आपके, 8 प्लांट्स हैं, और ये आपको अच्छे से लर्न करना है, लिख कर बोल बोल के रट लो उसको। मेजर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन आवर कंट्री इज उड़ीसा, जिसमें क्या है आपकी नालको एंड बालको, ठीक है, ये क्या है आपकी एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी आपकी आती है वेस्ट बंगाल में, फिर केरला, फिर यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। These are the aluminium smelting plants in our country, ठीक है। नालको एंड बालको कहां पर है आपकी, उड़ीसा में है। आप मुझे नालको और बालको की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में मेंशन करके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप कहेंगे मैम ये तो आता ही नहीं था, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे। अब देखो एल्यूमिनियम बनता कैसे है, रॉ मटेरियल क्या है आपका, बॉक्साइट। बॉक्साइट में जब क्या मिलता है, एल्यूमिना, उसके बाद क्या बनता है, ये एल्यूमिनियम बन जाता है, राइट। तो बॉक्साइट में एल्यूमिनियम के एल्यूमिना से मिलने में क्या बन जाता है, ये एल्यूमिनियम बन जाता है, राइट। अब इसके भी क्या है, कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि regular supply of electricity and assured source of raw material and a minimum cost, right। तो रेगुलर, मैंने आपको क्या बोला कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि कई बार रेगुलर सप्लाई नहीं हो पाती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मशीनें कैसे चलाओगे, है ना, तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि आपको रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे मिलना मुश्किल है, बॉक्साइट मिनिमम कॉस्ट पे नहीं मिलता है, इट्स अ वेरी हाईली कॉस्ट, राइट। तो उसकी वजह से भी क्या होती है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट आपका आते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज क्या है, द केमिकल इंडस्ट्रीज कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होती है, स्मॉल स्केल पे भी और लार्ज स्केल की भी इंडस्ट्रीज होती है, दोनों पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। बट अ रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स, ठीक है। इनकी जो रैपिड ग्रोथ देखी जाती है केमिकल इंडस्ट्रीज की, वो ऑर्गेनिक सेक्टर्स में भी देखी जाती है और आपकी इनऑर्गेनिक सेक्टर्स में भी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, alkalis, soda ash, caustic sodas, ठीक है। तो these are types of inorganic chemicals, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स which are used for manufacturing synthetic fibers, synthetic rubbers, plastic, dyeing stuff, drugs and pharmaceuticals, right। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स का क्या होता है, यूज होता है पेट्रोकेमिकल्स में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी। आपको पता है कि कई बार हम जब सिंथेटिक फाइबर के कपड़े बनाते हैं तो उसमें भी कुछ केमिकल्स आपके यूज होते हैं, जिससे कि क्या आपके कपड़े फटे नहीं जल्दी, राइट। या आपको उनको पहनने से कई बार क्या होता है ना कि एलर्जी हो जाती है समथिंग, तो उस तरह का सिंथेटिक रबर्स बनाना, प्लास्टिक्स बनानी, प्लास्टिक जो ये पॉलिथीन होती हैं, ये सब में भी क्या यूज होता है, आपका केमिकल यूज होता है। डाई जो यूज होती है, बनती है किसी भी चीज की ना, उसमें भी केमिकल मिलाया जाता है, ठीक है। ड्रग्स है,
और आपके सामने जो दवाइयां होती हैं उसमें भी कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, राइट। तो दीज आर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, राइट। नेक्स्ट आपकी आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज होती है वो बेसिकली क्या होती है, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो किससे बनता है आपका, मेनली यूरिया से तैयार किया जाता है। सो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट, जिसको क्या बोलते हैं, डीएपी, and are complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate, potash, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर जो बेसिकली यूज किए जाते हैं किन किन से बने होते हैं आपके, यूरिया से बने होते हैं सबसे ज्यादा, तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और अमोनियम फॉस्फेट, जो फॉस्फेट होता है उसको मिलाया जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स करता है वो फर्टिलाइजर से, जो किसका कॉम्बिनेशन होता है आपके, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटेशियम का, ठीक है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर के जो हमारा ये फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, इसको हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके खाद वगैरह में यूज होता है, ठीक है। आपके एग्रीकल्चर में आपको वहां पे छिड़काव के लिए, मतलब होते हैं ना फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं कि ताकि क्या कीड़े ना पड़ जाएं, मच्छरों को मारने के लिए, बहुत सारी चीजों में आपके फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि फर्टिलाइजर्स की जो इंडस्ट्रीज है वो बेसिकली कहाँ पर है। सो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला contributes toward half of the fertilizer production। तो आप देख सकते हैं कि आपका गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला जो है वो क्या करते हैं, हाफ, यानी कि 50% आपका किसमें प्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजर में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपकी आती है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज द बेसिकली रॉ फॉर एवरीवन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एसेंशियल हो गया कि ये सीमेंट चाहिए ही चाहिए। सो सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, राइट। अब सीमेंट के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि गोंद लेकर चले आओगे वहां पे फेविस्टिक लगा दिया, फेविक्विक लगा दिया और हो गया, चिपक गया, ऐसा नहीं है ना। तो क्या है, सीमेंट एक एसेंशियल है, नीड है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उससे आप घर बनाओ, फैक्ट्रीज बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, रोड्स बनाओ, एयरपोर्ट बन रहे हैं, कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए आपको सीमेंट मस्ट है, राइट। इसके बाद this industry requires bulky and heavy raw materials like limestone, silica and gypsum, ठीक है। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल है, इनसे क्या बनता है आपका सीमेंट रेडी होता है, आपके लाइमस्टोन से, सिलिका से और जिप्सम से, इन तीनों का मिलाकर के क्या बनती है आपकी, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री बनती है, राइट। और ये क्या होती है, बहुत ही बल्कि एंड हैवी मटेरियल्स होते हैं, राइट। अब आपको पता है कि आपकी फर्स्ट सीमेंट जो प्लांट है, सीमेंट इंडस्ट्री का प्लांट है, वो कहाँ बना था आपका, चेन्नई में बना था आपका 1904 में। कब बना था आपका, 1904 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट सीमेंट प्लांट आर एस्टेब्लिश्ड इन 1904 इन चेन्नई, राइट। नेक्स्ट आपकी आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, है ना। तो दीज इंडस्ट्रीज डील with the manufacturing of trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles, right। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये जो इंडस्ट्री है ये किससे होती है, बेसिकली आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है, उससे क्या करती है, वो रॉ मटेरियल है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये क्या बनाती है, बहुत ही हेवी और बल्कि क्या करती है आपकी ऑटोमोबाइल, जिसमें क्या आते हैं आपकी ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। आपकी साइकिल भी क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ठीक। सो दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। जमशेदपुर एंड बेंगलोर। जमशेदपुर किस लिए फेमस है, जमशेदपुर किस लिए फेमस है, वहां पे आयरन एंड स्टील की कंपनी है ना सबसे बड़ी, इसलिए फेमस है।
ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कहाँ पर है, आपकी लोकेटेड है आपकी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनीज कहाँ है आपकी, यहाँ पर है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं आपके एक छोटी से बाइसाइकिल से लेकर के बड़े ट्रक्स तक, राइट। नेक्स्ट आपकी आती है आपकी फेवरेट आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये जो है इसका काम क्या है। अब आप बोलोगे कि मैम हमारी ये जो आईटी टेक्नोलॉजी है इसमें भी आपका क्या आयरन और स्टील यूज होता है, बिल्कुल होता है। देखो कैसे, the electronics industries covers a wide range of products from transistor sets to television, telephones, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers, and many more other equipments required by the telecommunication industries. This industries has generated employment in India. Bengaluru is known as the electronical capital of India, right? तो अब ये जो आपकी आईटी कंपनीज हैं इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, आपके टेलीविजन है, टेलीफोन्स है, आप देख सकते होंगे उसमें छोटे छोटे ऐसे माइक्रोचिप्स लगे होते हैं ना, वो सारे क्या होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है इंडस्ट्रीज उसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लेट्स है आपकी, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लेट्स होती है, कॉपर प्लेट्स होती है, पता नहीं उसमें कौन कौन से तरह की ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं छोटे छोटे से, राइट। तो सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, ये सारे के सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं ये किससे है आपके कनेक्टेड, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो दिस इंडस्ट्रीज हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है आपके आईटी कंपनीज में। ठीक है, और बेंगलुरु जो है, बेंगलोर उसको क्या माना जाता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल सिटी मानी जाती है। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, उसी तरह से आईटी का पूरा हब है कहाँ, बेंगलोर में, राइट। सो नेक्स्ट आपका, हमने अब सारी इंडस्ट्रीज पढ़ ली, आपकी एग्रो बेस्ड पढ़ लिया, मिनरल पढ़ ली, और आपकी आईटी कंपनीज भी पढ़ ली, इंडस्ट्रीज भी पढ़ ली। अब आपकी आती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आपकी इंडस्ट्रियल से क्या पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये आपके एनवायरमेंट को कैसे हार्म करता है और आप इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो 4 टाइप्स के पॉल्यूशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब 4 टाइप के जो आपके पॉल्यूशन है वो कौन से हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। अब एयर और वाटर तो आप जानते ही हैं, लैंड भी जानते हो, ठीक है, लेकिन नॉइज कैसा पॉल्यूशन है ना, कि इंडस्ट्री से नॉइज पॉल्यूशन का क्या कनेक्शन है। सो देखते हैं, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ हाई proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है इमेज में, ये क्या है, चिमनी है, चिमनी की तरह काम करती हैं ये, कि जितना भी आपकी इंडस्ट्री है वहां पे जो भी काम हो रहा है ना, जितने भी आपके ये क्या केमिकल निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इस तरह के उसमें से क्या करती है, आपके बाहर कर देती है। ठीक है, चिमनी से जितना भी स्मोक ये बाहर आ रहा है, गैसेस जो बाहर आ रही हैं, इससे क्या होता है, एयर में ये पूरा का पूरा फैल जाता है। तो उससे क्या होता है, आसपास की एरिया में जितने भी लोग हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। आपको याद होगा कि जब जिस तरह से वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, राइट, उसमें भी क्या था, ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड था, मीथेन गैस जो थी वो क्या हो गई थी, पूरी की पूरी इसी तरह से वहां पे ब्लास्ट हो गया था और पूरी गैस जो है फैल गई थी, काफी लोग मर गए थे, राइट। तो एयर पॉल्यूशन इसीलिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या होती हैं, ऐसे कोस्टल एरियाज पे लगाई जाती हैं और शहरों से काफी दूर लगाई जाती हैं, कि इस तरह का अगर कोई भी एटमॉस्फेयर बाहर आता है, राइट, कुछ भी ऐसे एनवायरमेंट में प्रेजेंस होता है आपका, अनडिजायरेबल जो गैसेस होती हैं, तो उससे क्या हो कि ज्यादा एनवायरमेंट को, ज्यादा लोगों को क्या हो, खतरा ना हो। ठीक है, अगर आसपास अब घर रहेंगे, है ना, पॉपुलेशन रहेगी, तो वो क्या होगा, ज्यादा सांस लेने में लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप देखते हो कि जब पराली जलाई जाती है, जब स्मॉग हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है।
आईज में इचिंग होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, brick kilns, refineries and smelting plants and burning of fossil fuel led to air pollution, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, आपके केमिकल्स की वजह से पेपर फैक्ट्रीज में अगर धुआं निकल रहा है ना, उससे भी क्या होती है, रिफाइनरीज होती हैं, स्मेल्टिंग हो रही है प्लांट्स में, बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की, तो उससे क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। तो ये क्या होता है, पूरी एटमॉस्फेयर को क्या करता है, हार्मफुल होता है, उसके लिए हार्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपने तो खुद ही नदियों को क्या बना रखा है, कूड़ा अगर गार्बेज बना रखा है, आप देख सकते हैं इमेज में, और जानते ही हैं कितनी सफाई रखते हैं आप लोग रिवर्स के लिए। सो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनका जितना भी वेस्टेज होता है वो कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, रिवर्स में कर देते हैं, राइट। आपने देखा होगा नदियों में आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उनके यहाँ पे, तो वो सारा का सारा जितना भी उनका ये वेस्ट होता है वो सारा का सारा रिवर्स में डिस्चार्ज करते हैं। तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि क्या हो जाता है, तो ये जितना भी वेस्ट होता है आप कहाँ कर देते हो, सारा रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हो। इसके बाद द इंडस्ट्रीज विच आर द इंडस्ट्रीज विच आर mainly responsible for water pollutions are paper pulp, chemicals, textile dyeing, and petroleum refineries, tanneries, and electroplastic इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मेनली इंडस्ट्रीज है, ये अपना वेस्ट क्या करती है, रिवर में डिस्चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका वाटर पॉल्यूशन होता है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है, देखो, thermal pollution of water occurs when hot waters from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling। अब आप थर्मल प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप, पानी गर्म होता है ना, अब आप गर्म पानी को अगर रिवर्स में डाल दोगे तो वो क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स तो रहते ही है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि बाकी के उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाएंगे। पेड़ पौधे होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है, जो पानी पीता है वो पानी की जो एक डेंसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कई जो प्लांट्स होते हैं ना, आप देखेंगे कि कई जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने ही इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसे जिगजैग जिगजैग करके बनाती हैं कि ताकि वो जो पानी ठंडा करने का प्रोसेस है वो पूरा हो जाए उसमें, और उसके बाद वो सारे प्रोसेस होने के बाद जो वो पानी ठंडा हो तो वो क्या हो, वाटर में जाकर के मिल जाए रिवर्स में, तो जिनसे क्या होगा, आपका वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इस कई कंपनीज क्या करती हैं, कई इंडस्ट्री क्या करती है कि डायरेक्टली जो उनका हॉट वाटर है वो डायरेक्टली क्या कर देती है, ड्रेन कर देती है रिवर्स और पॉन्ड्स में। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आपका थर्मल पॉल्यूशन फैलता है, राइट। उसके बाद आपका आता है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या है, नॉइस पॉल्यूशन इज द propagation of noise with harmful impact on the activity of human or animal lives, right। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है आपके ऊपर और आपके एनिमल्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, पूरा माइंडसेट होता है। अब आप सपोज दैट आपको पढ़ना है, राइट, आपको 3-4 घंटे पढ़ना है, आपका एग्जाम है, राइट, अभी आपके एग्जाम्स आने वाले, तो आप क्या करोगे कि मुझे पढ़ना है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कहीं आप रूम में आपके कोई म्यूजिक बजा रहा है तो आप वहां पे बैठ के कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते ना। उससे क्या होगी, आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी। तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा माइंडसेट में क्या करता है, आपको हार्म पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट आप देख सकते हैं, इसी वजह से बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि स्कूल और स्पेशली आपके हॉस्पिटल्स, वो कैसे एरिया में होते हैं, नॉइज, जहां पे कोई आपका नॉइज जो है पॉल्यूशन ना हो, ऐसा जोन होता है। तो वहां पे आपका पूरा साइलेंस जोन होगा, वहां पे आपके स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स होंगे। अब स्कूल में आपके मैम लेक्चर पढ़ा रही है, पीछे से वहां पे गाने बज रहे हैं, तो वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो क्या है, आपके एनवायरमेंट को पूरा खराब कर रहा है, उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप किसी भी मरीज का, किसी भी पेशेंट का आपने ऑपरेशन किया, उसको चाहिए फुल रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन कैसे होगा, वहां पे अगर पूरे यहाँ पे गाने बज रहे हैं, पी 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 पूरा नॉइजी हो जा रहा है, तो उससे उसको क्या होगा, मेंटली वो और ज्यादा इरिटेट होगा,
उसको वहां पे क्या बहुत कीप एंड काम एंड साइलेंस नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि नॉइज पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। जैसे इट रिजल्ट इन इरिटेशन, एंगर, कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। दीज आर द सिंपल्स, क्या है, सिम्टम्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके नॉइज पॉल्यूशन से, राइट। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आप ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। हियर आर सम वेज थ्रू विच इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस होगा? मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। हम क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे अपना रीयूज और रिसाइकिल करके, ठीक है। हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। अब आप क्या करेंगे कि जब आपका रेन वाटर आ रहा है, पानी है, तो आप क्या करेंगे कि जहां पे भी पानी अपने छत पे आप ऐसा बकेट बाल्टी या कुछ भी ऐसे कर लेंगे, ताकि आप उसको क्या कर सके, रिजर्व कर सके और फिर उसको यूज कर सके आप, है ना, बाकी के चीजों में। फिर आपका ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पोन्ड। तो जो भी आपका हॉट वाटर है उसको क्या करेंगे, पहले आप कूल करेंगे, कूल होने के बाद उसको रिलीज करेंगे किसमें, रिवर्स और पॉन्ड्स में। Particulate matters in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatics, precipitors, fabric filters, scrubbers and inertial separators। तो जो भी आपके पर्टिकुलर मैटर्स है ना, चिमनियों से आपके बाहर एयर में रिड्यूस होते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, फैक्ट्रीज में क्या कर देंगे आप, प्रेसिपिटेटर्स लगा देंगे, आपके फिल्टर्स लगा देंगे, स्क्रबर्स लगा देंगे चिमनियों में, ताकि जितना भी वो एलिमेंट्स है वो वहीं रह जाए और बाकी का जो स्मोक है वो क्या हो जाए, वो उससे छन के बाहर चला जाए। तो वो क्या होगा, कम इफेक्टिव होगा, कम इफेक्टिव होगा, कम आपको अफेक्ट करेगा। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल्स एंड फैक्ट्री। तो स्मोक का जो है वो रिड्यूस होगा अगर हम कोल को ना जलाएं, ऑयल और गैसेस का प्रयोग करेंगे अगर हम अपने फैक्ट्रीज में, तो उससे क्या होगा, धुआं नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, स्मोक पॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। So machineries can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise। तो मशीन को इस तरीके से रीडिजाइन करवाना कि वो क्या हो, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो, ठीक है, कैपेसिटी हो सारी चीजों को करने की, और रिड्यूस नॉइज मींस नॉइज पॉल्यूशन उसके अंदर कम होना चाहिए। कई बार आप देखते हैं ना, कोई ड्रिल करने वाली मशीन होती है तो वो कैसे आवाज करती है, बहुत ज्यादा ऐसे ना नॉइजी होती है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है एनटीपीसी शो द वे। उसके बाद एनटीपीसी है, एनटीपीसी इज द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। इसने अपना मतलब अपने आप को आगे लेकर आया कि मैं कुछ स्टेप्स लूंगा आपके किसमें, आपके एनवायरमेंटल को सेव करने के लिए। तो आईएसओ ने इसको क्या दिया, सर्टिफिकेशन दिया। आईएसओ हैज सर्टिफिकेशन फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस दिया किसको, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, कि मैं सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको देखूंगा कि ये कितना ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रही हैं एनवायरमेंट को क्या करने में, हार्म पहुंचाने में, कि ये फैक्ट्रीज अपनी जो है ज्यादा हार्मफुल तो नहीं है, अगर हार्मफुल है तो उसको ये रोक रहा है, ठीक है। सो एनटीपीसी हैज taken proactive approaches for preserving the natural environment and resources। तो ये क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है एनवायरमेंटल को और उनके रिसोर्सेज को। अब इसने क्या क्या स्टेप्स लिए, इसने लिया अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग इक्विपमेंट्स। उसने क्या किया, अच्छी सी लेटेस्ट टेक्निक्स का क्या किया, यूज किया और अपग्रेड किए अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को, जिससे क्या हो, हजार्ड नहीं हो, हार्मफुल ना हो, किससे, एनवायरमेंट को सेफली रहे, ठीक है। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होने से क्या किया उसने, मतलब कम वेस्ट हो और उनका हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, यूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। उसने क्या की, ग्रीन बेल्ट्स को प्रोवाइड कराया, जैसे कि जितना भी ये अफॉरेस्टेशन था, है ना, लकड़ियां काट के पूरे जंगलों को क्या कर देते थे आप, तबाह कर देते थे ना। तो उसने क्या किया, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हो सके उसके लिए उसने ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड कराई। एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये जितना भी ये सारा मैनेजमेंट है ना, वाटर रिसाइकलिंग का, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, इन सबको क्या किया उसने, अपनाया, अडॉप्ट किया, जिससे कि क्या हो सकेगा, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो रिड्यूस हो सकेगा इन सारी चीजों को यूज करने से।
और क्या होगा, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो ये क्या करता था कि सारी की सारी चीजों को मॉनिटर करता था, रिव्यूज लेता था, सारी चीजों को, डाटा जितना भी है उसको ऑनलाइन रखता था, और जितने भी पावर स्टेशन है उसको क्या करता था, खुद से मैनेज करता था। ये सारी की सारी किसने की, एनटीपीसी ने किया, और इसको सर्टिफिकेशन मिला आईएसओ से, किस लिए, अपने एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये क्या करता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट को देखता है कि कोई हार्म ना हो। ठीक है, सो ये था आपका आज का चैप्टर, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं आपके इनके एमसीक्यूज पे। थैंक यू सो मच।